एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो पेप्टाइड है वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। तो इस चीज के लिए बेसिकली पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए प्रोटियोमिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स पहले से ही हैं। सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? वो तो एडमेंट डिग्रेडेशन के बारे में ही हम जानते हैं, जिससे एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग हो जाती है और हर एक अमाइनो एसिड के बारे में पता चल जाता है। तो ऐसी एक नई टेक्निक की जरूरत क्या पड़ गई, इसकी क्या वजह है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं कि आखिर इस टेक्निक की जरूरत पड़ी क्यों। तो जो भी टेक्निक हम लोगों के पास है ऑलरेडी प्रोटियोमिक्स में, जैसे कि एडमेंट डिग्रेडेशन, तो ऐसी सारी टेक्निक्स क्या है, बहुत ज्यादा टीडियस है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा देखते हैं, सोचते हैं। जो एडमेंट डिग्रेडेशन है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, जो एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग है जिसमें हम लोग एक एक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करते हुए चलते हैं, उसको एक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा समय लग रहा है एडमेंट डिग्रेडेशन को करने में। बात करते हैं, और उसके बाद कॉस्टली तो जो है वो सो है ही है। और दूसरी बात करते हैं चलिए एसडीएस पेज की। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एसडीएस पेज के बारे में। अगर आपने एसडीएस पेज के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर के देखें, उसमें एसडीएस पेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एसडीएस पेज में क्या होता है, हम अलग अलग प्रोटीन सैंपल, एक प्रोटीन सैंपल है हमारे पास जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है, उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। किस बेसिस पे? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। जो लाइटर प्रोटीन्स होते हैं या जो हल्के, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो दूर तक माइग्रेट कर जाते हैं, और जो भारी प्रोटीन्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, कम माइग्रेट कर पाते हैं। तो इस बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी। तो एक एसडीएस पेज एक तरीका है जिससे हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं प्रोटीन्स को। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेपरेट करने के बाद वो जेल बैंड हम काट लें, और उसको काटने के बाद फिर फर्दर हम अगेन सीक्वेंसिंग पे जाएं। तो बात वही हो गई, सीक्वेंसिंग हमें अल्टीमेटली करनी पड़ती है। और जब एसडीएच पेज से जब हम प्रोटीन सैंपल को आइसोलेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा अगर अंतर नहीं है तो हम जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। वो आइसोलेट तो हो जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे और इंटरफेयरिंग प्रोटीन्स या कंटेमिनेंट्स भी उसके साथ साथ निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक या बहुत सूटेबल टेक्निक नहीं है। तो इसके साथ एसडीएस पेज के साथ क्या प्रॉब्लम आई जब हम सीक्वेंसिंग करने चले, तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेयरिंग प्रोटीन्स। बहुत सारे हमारे जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट था उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे आ गए जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो क्या किया गया, उसके बाद एक डेटाबेस बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डेहॉफ डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो इस डेहॉफ डेटाबेस की खासियत क्या है? इस डेहॉफ डेटाबेस के अंदर जो प्रोटीन्स, जो इंटरफेयरिंग प्रोटीन्स हैं या कि जो अक्सर एज ए कंटामिनेंट, एज ए इंटरफेयरिंग एजेंट आ जाते हैं प्रोटीन सैंपल के अंदर, उनकी एक लिस्ट बना दी गई। तो अब जब हम एनालिसिस करते हैं अपने प्रोटीन का तो आसान हो जाता है कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना और कंटामिनेंट को आइडेंटिफाई करना, ये एक आसान काम हो जाता है। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक ओरिजिन रहा कि किस वजह से पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग आई। अब पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग से कम समय में और कम पैसे, कम लागत में हमें अपने प्रोटीन का जो एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन है, प्रोटीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, वो हमें हमारे सामने आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि ये पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग को हम पीएमएफ भी बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो पीएमएफ है क्या? जैसा कि मैंने पहले लेक्चर की शुरुआत में ही बताया कि पीएमएफ एक एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है, और इसका यूज प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। ये क्लियर हो गया। इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखिए समझिए इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेप्टाइड को आइसोलेट करना है। कहां से आइसोलेट करेंगे? जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है, जो मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स है, वहां से आप अपने पेप्टाइड या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे।
ठीक है जी। किस तरीके से सेपरेट करेंगे? सेपरेशन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि एसडीएस पेज के बारे में अभी हमने बताया था। लेकिन एसडीएस पेज क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट आउट करता है चीजें, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बहुत नजदीक नजदीक है दो प्रोटीन्स का तो वो सेपरेट आउट नहीं कर पाएगा और कंटेमिनेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? 2D जेल का यूज कर रहे हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर रहे हैं। अगर आपने मेरा पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। किस बेसिस पे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो दो पैरामीटर्स के बेसिस पे सेपरेशन होता है, और ऐसा अभी तक तो नहीं देखने मिला। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है कि किसी भी प्रोटीन का, किसी भी दो प्रोटीन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और मॉलिक्यूलर वेट है वो दोनों सेम ही हो, ऐसा नहीं देखने मिलता जनरली। तो क्या होगा, दोनों प्रोटीन्स जो है या जो क्लोजली रिलेटेड थे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वजह से सेपरेट आउट हो जाएंगे, या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम होगा तो वो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो क्लियरली इसमें कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कंटैमिनेशन आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब। चलिए ये हो गया। तो यानी कि हमने अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कर लिया 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कर दिया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रिप्सिन क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो कि हमारे पेप्टाइड को या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग अलग जगह से तोड़ देगा। ठीक है, तो डाइजेस्ट कर दिया हमने, डाइजेस्ट कर दिया अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि ट्रिप्सिन ही जरूरी नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, हम कोई भी एंजाइम ले सकते हैं डाइजेशन के पर्पस के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम इन सिलिको एनालिसिस करने जाएंगे, जिसके बारे में भी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, कि जब हम इन सिलिको काम करने जाएंगे तो वहां पर भी हमें डाइजेशन उसी एंजाइम से करना होगा जिस एंजाइम से हम डाइजेशन यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम कहां जा रहे हैं? आयोनाइजेशन करना है। आयोनाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स इन अ माइल्डी ESI मास स्पेक्ट्रोमीटर। डाइजेशन के बाद हमें क्या करना है, हम डाइजेशन करने के बाद जो हमारा पेप्टाइड था वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया होगा। ठीक है जी। अब फ्रैगमेंट्स में टूटने के बाद क्या है, इन फ्रैगमेंट्स को हमें लेजर लाइट से स्ट्राइक करना है जिसकी वजह से ये आयोनाइज होंगे। और आयोनाइज इस तरीके से करना है, आयोनाइज किया जाता है और एक्सेलरेट किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। इसको एक्सेलरेट किया जाएगा जिससे कि ये स्पीडीली एक डिटेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। डिटेक्टर तक पहुंचने के टाइम को हम लोग मेजर कर लेते हैं। टाइम को मेजर करने के बाद उससे M/Z रेशियो निकलता है, यानी कि मास बाय चार्ज रेशियो निकलता है, जिसको हम एब्सोल्यूट मास जिससे निकाल लेते हैं। और फाइनली एब्सोल्यूट मास को हम टैली कर लेते हैं किससे, जब हमने इन सिलिको डाइजेशन किया होगा उससे जो वैल्यूज मिली होंगी उससे हम लोग टैली कर लेते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे जब हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। अभी के लिए हम बस प्रोसेसेस पे ध्यान देते हैं। आयोनाइजेशन कर दिया, आयोनाइजेशन करने के बाद हमने इस पे माल्डी मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन जो है इसको यूज किया। और उसके बाद इस टेक्निक से माल्डी स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोगों ने क्या डिटरमाइन कर लिया, M/Z वैल्यूज जो होती हैं, यानी कि मास बाय चार्ज जो वैल्यू होती है, मास बाय चार्ज जो वैल्यू होगी वो डिटरमाइन कर लेंगे, जिससे कि हमें एब्सोल्यूट मास पता चल जाएगा कि जो हमारा पेप्टाइड आया था बेसिकली उसका मास क्या है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि माल्डी से किस तरीके से हम M/Z रेशियो पे आ गए। तो माल्डी से क्या होता है, अभी मैं जब यहाँ पे पहुंचूंगा, जब ये फिगर को समझाऊंगा तब आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा कि हम इससे मास बाय चार्ज रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं ऑलरेडी प्रोटीन्स के जो डेटाबेसेस हैं, हम इन सिलिको कंप्यूटेशनल टूल्स की मदद से उन डेटाबेसेस का यूज करके जो अलग अलग नोन प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एंजाइम से। जो एंजाइम हमने यहाँ यूज किया होगा वही काम हम इन सिलिको करेंगे। और मैं इसके बाद नोट कर लेंगे कि मास जो हमारे पास इन सिलिको जो मास आ रहा है, क्या वो मास हमारा मैच कर रहा है
जो हमने वेट लैब में या जो हम एनालिटिकल टेक्निक कर रहे थे, जो ऑब्जर्व कर रहे थे उस मास से। अगर मास मैच कर रहा होगा तो जिस पेप्टाइड का मास मैच किया, जिस फ्रैगमेंट का मास मैच किया, वही फ्रैगमेंट हमारा यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, समझते चलते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोटीन सैंपल है, ये वो प्रोटीन सैंपल है जिसमें से हमने अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ये प्रोटीन सैंपल है। अब सपोज करिए, ये आप जानते होंगे 2D जेल में क्या होता है कि बहुत सारे स्पॉट्स मिलते हैं। सपोज करिए ये स्पॉट जो था, ये स्पॉट जो था, ये हमारे इंटरेस्ट का था, यानी कि ये यहाँ पे ये प्रोटीन है जो हमारे इंटरेस्ट का है। हमको इसी को डिटरमाइन करना है कि आखिर ये प्रोटीन है कौन सा। तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जेल को हम लोग काट लेते हैं। इस जेल को काटने के बाद हम लोग 96 वेल मल्टी स्क्रीन प्लेट होती हैं उसके ऊपर उसमें डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। किस चीज से डाइजेशन किया, यहाँ पे मैंने समझाया था कि ट्रिप्सिन से इसका डाइजेशन कर देंगे या कोई भी ऐसा एंजाइम यूज करेंगे जो कि हम कंप्यूटेशनली भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रिप्सिन यहाँ पे यूज किया, सपोज करिए हम यहाँ ट्रिप्सिन ही यूज कर रहे हैं, डाइजेशन कर दिया ट्रिप्सिन से, ट्रिप्सिन से डाइजेशन कर दिया और उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद माल्डी प्लेट्स में इसको लगा दिया। फिर इसके बाद माल्डी टॉप हमने किया। अब माल्डी टॉप में होता क्या है जरा समझिए। ये एक तरीके का समझिए कि मैट्रिक्स बेड होता है। मैट्रिक्स के अंदर ही, मैट्रिक्स से ही जोड़ करके हम यहाँ पे अपने पेप्टाइड्स को लगा देते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये मैट्रिक्स है और इसके साथ साथ आपका क्या है, पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट डाइजेस्टेड फॉर्म में, याद रखिएगा डाइजेस्टेड फॉर्म में पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट आपका है। तो ये मैट्रिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेजर है, लेजर से आप पॉइंट करेंगे या लेजर को यूज करके आप इसको आयोनाइज करेंगे। जितने भी आपके पेप्टाइड्स इसके अंदर, पेप्टाइड्स के डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स पाए जा रहे थे, उनको आप आयोनाइज कर देंगे। तो आयोनाइजेशन होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और प्लेट पाई जा रही है। इस प्लेट का क्या काम है, एक्सिलरेट करवाना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज मान लें और ये आपके जो आयोनाइज होके जो पेप्टाइड के फ्रैगमेंट्स जा रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मान लें, तो ये क्या होगा, बेसिकली बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट होंगे। तो देखिए ये प्लेट की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं। अब एक्सेलरेट होने के बाद क्या हुआ, इस प्लेट के बाद यहाँ पे हम, और ये डिटेक्टर आपका पाया जा रहा है, यहाँ पे ये डिटेक्टर पाया जा रहा है। अब इस टाइम को, यानी कि प्लेट से होकर के आगे जाने में जितना टाइम लग रहा है, किसको, इस पार्टिकल को जितना टाइम लग रहा है इस प्लेट से आगे जाकर के डिटेक्टर तक पहुंचने में, उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इस टाइम को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी ये इस टाइम, कितना टाइम लग रहा है उससे रिलेटेड हर प्रोटीन का हमारे पास M/Z रेशियो मौजूद है। यानी कि सपोज करिए यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बस ले रहा हूं, जैसे कि सपोज करिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लग रहा है किसी पेप्टाइड को, ये एज एन एग्जांपल है। तो 1 सेकंड वाले कौन कौन से पेप्टाइड का रेशियो, क्या M/Z रेशियो क्या क्या होगा, ये हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी है। समझिए 1 सेकंड में कौन, सपोज करिए 1 सेकंड लगने वाला जो पेप्टाइड है वो X पेप्टाइड है और इसका M/Z रेशियो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो क्या होगा, ये जो हमारा कंप्यूटर होगा वो तुरंत एक ग्राफ बना लेगा। क्या ग्राफ बना लेगा, सपोज करिए पहला जो फ्रैगमेंट पड़ा उसको 1 सेकंड लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो उस 1 सेकंड वाले फ्रैगमेंट का M/Z रेशियो क्या होगा, उसने ऑलरेडी ये ग्राफ बना लिया। देख रहे हैं, तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे पीक मिल गए। समझ में आ रहा होगा ये पीक कैसे है, ये M/Z रेशियो आपको यहाँ पे मिल गया। अब इस M/Z रेशियो से क्या हुआ, आपको मास समझ में आ गया कि इन फ्रैगमेंट्स का मास क्या होगा, इन पेप्टाइड्स का मास क्या होगा, ये समझ में आ गया। अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे, पूरा एक पेप्टाइड था, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे। अब इन फ्रैगमेंट्स का मास क्या होगा आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको कंप्यूटेशनली टैली कर लेना है। बस कंप्यूटेशनली टैली करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मौजूद है, या फिर जो जीनोम है उसको भी अगर हम प्रोटीन में कन्वर्ट कर लें वो भी काम कर सकता है।
तो ऐसे प्रोटीन के डेटाबेसेस या जीनोम को हम कन्वर्ट कर लिया प्रोटीन में, और इसके बाद उसको इन सिलिको टूल्स की मदद से या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के सॉफ्टवेयर की मदद से उसको इन सिलिको ही हमने डाइजेस्ट करवा दिया। किससे करवा दिया? उसी एंजाइम से जिसको हमने अभी एक्सपेरिमेंटली यूज किया था। अब जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में वो टूट जाएगा, और कंप्यूटेशनली ही उन फ्रैगमेंट्स का हमें मास पता होगा, उन फ्रैगमेंट्स का मास पता होगा। अब जैसे इन फ्रैगमेंट्स का हमें ऑलरेडी मास पता है, कंप्यूटेशनली हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहां से जो हमें मास मिला है अगर वो दोनों मैच कर गए तो हम समझेंगे कि हाँ ये वाला पेप्टाइड मेरा मौजूद है, ये वाला पेप्टाइड मेरा पाया जा रहा है, ये वाला पेप्टाइड मेरा पाया जा रहा है। तो हमें एक नंबर ऑफ हिट्स मिल जाएंगे कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है। तो ये टेक्निक कंपैरेटिवली फास्टर है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एज कंपेयर टू एडमिन डिग्रेडेशन वगैरह के। तो मुझे लगता है कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। हमें इसमें बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अगर हमें मास पता चल जाता है तो हम इन सिलिको टूल्स की मदद से जो प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उन दोनों मास को टैली कर लेते हैं। मास को टैली करने के बाद हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो पेप्टाइड हम जिस पेप्टाइड को ढूंढ रहे थे, जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका सीक्वेंस या उसको डिटरमाइन किया जा सकता है आसानी से। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज समझ लीजिए कि इसको डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, उसको डिटरमाइन करने के लिए वो पेप्टाइड जो है, वो सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो डेटाबेस में पाया जाना जरूरी है। अगर डेटाबेस में ही नहीं पाया जा रहा होगा तो क्या होगा? हम उसको रेस्ट्रिक्शन, इसको डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो हमें मास कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो वो एक परेशानी है। अगर ये आपका कोई भी सीक्वेंस अगर नोवेल है और वो डेटाबेस में ऑलरेडी पाया नहीं जा रहा है तो उस केस में आप डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। दूसरी चीज क्या है? ज्यादातर जो पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं वो किस तरीके से वो एज्यूम कर लेती हैं, वो पहले से ही एज्यूम करके रखती हैं कि आपका जो पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके पेप्टाइड्स जो आपको मिल रहे हैं, जो अलग अलग पेप्टाइड्स जो तोड़े आपने डाइजेशन करने के बाद, वो एक ही प्रोटीन से आए हैं, सिंगल प्रोटीन से आए हैं। तो अगर आपने 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के दौरान और अपने जेल काटने के दौरान एहतियात नहीं बरता तो कंटैमिनेशन अगर आ गया, तो कंटैमिनेशन होने के बाद क्या होगा कि एक से ज्यादा प्रोटीन आपका निकल के आ जाएगा और फिर सिस्टम जो है वो गलत इंफॉर्मेशन आपको देने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंगल हो, उसमें कंटैमिनेशन ना आए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए और कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग का। ये एक अल्टरनेट टेक्निक है जिससे हम पेप्टाइड का डिटर्मिनेशन या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अपने नई वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है। प्लीज़ कनेक्ट होइए और वहाँ पे हम लोग नए नई वीडियोस के बारे में और नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।